जय हिंद दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी इस तरह का कंपटीशन हो, तो उसमें जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जिनके पास पहले से मैथ नहीं होता है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, खासकर ज्योमेट्रिकल सेक्शन में वो बच्चे ज्यादा फंसते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और इससे आगे अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं बहुत ही माइन्यूटली बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, और सारी चीजें मैं कवर करता चलूंगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन आप लोग जानते ही हैं कि एक कंटिन्यूअस जो आकृति होती है वो लाइन कहलाती है। और अगर कोई लाइन जो है जिसकी एक निश्चित लंबाई हो वो लाइन सेगमेंट होगी। लाइन दो तरीके की हो सकती है, एक तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है और एक जो है जिगजैग लाइन हो सकती है। इस तरह से हो सकती है और इस तरह से हो सकती है। नमस्कार। इसके बाद लाइन, ये लाइन हो गई और ये कर्व हो गया। इसके बाद बात करते हैं एंगल की। तो ऐसे दो लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे से कुछ झुकाव लिए हुए होते हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव का जो मेजरमेंट होता है उसे हम एंगल्स बोलते हैं। और ये एंगल जो है अपने मेजरमेंट के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, 4-5 तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इस तरह का एंगल है, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल की हम बात कर लेते हैं, इसके बेस पे हमें और बाकी एंगल्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और उस पे दूसरी लाइन वर्टिकल होगी, तो इसके बीच जो एंगल का मेजरमेंट होगा ये 90 डिग्री होगा और इस 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एंगल है, तो ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री जो है 90 डिग्री से लेस है, या कोई भी 90 डिग्री से कम का अगर एंगल होगा तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसे हम हिंदी में बता देते हैं, राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इसके बाद हम अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हम अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 राइट एंगल, नंबर 2 एक्यूट एंगल, नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इसे हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। यानी ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा का होगा और 180 से कम का होगा। इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि अधिक कोण इज लेस देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसके बाद में अगला जो एंगल आता है, इसके मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूं। जैसे अगर कोई 30 डिग्री का एंगल है तो ये न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 से कम है। मान लीजिए 40 डिग्री का कोई एंगल है तो ये भी
न्यून कोण होगा, क्योंकि ये भी 90 से कम है। मान लीजिए अगर कोई 85 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में, अधिक कोण में आप लोग समझ लीजिए, जैसे अगर कोई एंगल 95 डिग्री का है तो 95 डिग्री का एंगल देखिए 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये भी अधिक कोण होगा। मान लीजिए कोई एंगल है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री को हम चेक करते हैं, ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है स्ट्रेट एंगल। हिंदी में हम इसे कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। इन सबका एक ही मतलब है, सरल कोण या ऋजु कोण। एक ऐसा एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पे बना होता है। ये जो एंगल होगा ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा, 180 से ना आगे ना पीछे, एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होगा। इसे हम स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। इसके बाद अगला जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसे हम हिंदी में कहते हैं बृहद कोण। ये बृहद कोण जो है ये आपका 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा। इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, लेस देन 270 और मोर देन 180, तो ये जो है बृहद कोण होगा। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए अगर कोई एंगल 190 डिग्री का है तो 190 डिग्री का जो एंगल है ये बृहद कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। जैसे मान लीजिए कोई एंगल 215 डिग्री का है तो 215 को आप चेक कीजिए, ये 180 से ज्यादा आ रहा है और 270 से कम आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एंगल जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसे हम बोलेंगे संपूरक कोण। ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। इस तरीके से आपके ये एंगल्स जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे का बताएंगे। अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ऐसी रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच प्रत्येक बिंदु पर जो लंबवत दूरी होती है, यानी जो एक दूसरे से लंबिक दूरी होती है, वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच चाहे यहां पर हम दूरी देखें, चाहे यहां पर दूरी देखें, चाहे यहां पर दूरी देखें, इन दोनों के बीच प्रत्येक बिंदु पर जो दूरी होगी वो बराबर होगी। और ये रेखाएं चाहे आप आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को कहीं पर भी मिलती नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। L1 और ये L2 मान लीजिए, तो इसे हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, L1 समांतर L2। इसके बाद हम बात करते हैं असमांतर रेखा की। नॉन पैरेलल लाइंस, असमांतर रेखाएं जिनके बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं देखिए, तो इन दोनों रेखाओं के बीच अगर हम दूरी चेक करेंगे, यहाँ पर दूरी अलग आएगी और यहाँ पर दूरी कम है, तो ये इस तरीके से ये जो L1 और L2 रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। ये समांतर और ये नहीं का चिन्ह हो गया L2।
तो ये एक दूसरे से समांतर नहीं है, यानी असमांतर रेखाएं हैं। अगर हम इन दोनों रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को काट देंगी। तो ऐसी रेखाओं को जो एक दूसरे को काट भी दें, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये एक दूसरे को काट देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। अगर हम मैथ की भाषा में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम तीसरी रेखा की बात करेंगे जो कि होगी तिर्यक रेखा। गाइस, ये जो तिर्यक रेखा है ये बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये तिर्यक रेखा आपके ज्योमेट्री में बहुत बड़ा रोल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझ लें। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे मान लीजिए कोई दो रेखाएं इस तरीके से हैं, चाहे वो समांतर हैं या असमांतर हैं। अगर इन दो रेखाओं को, इन दो समांतर या असमांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा ऐसे करके काटती हुई जाती है, तो ये जो तीसरी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को काटती हुई जा रही है, तो इस तीसरी रेखा को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। अब गाइस जरा ध्यान देंगे कि ये जो तिर्यक रेखा है ये इन दोनों लाइनों को, जो समांतर या असमांतर कैसी भी हो सकती हैं, तो ये रेखाएं जो है इन्हें हम बिंदु ए और बिंदु बी, ये जो तिर्यक रेखा है ये L1 और L2 को दो बिंदुओं ए और बी पर काट रही है। अब ये जो बिंदु ए और बिंदु बी है, यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। उन कोणों को हम नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु ए पर देखिए चार कोण बन रहे हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। इस कोण का हम नाम दे देंगे एक, इस कोण का नाम दो, इस कोण का नाम तीन और इस कोण का नाम चार। ऐसे ही बिंदु बी पर ये कोण बन रहा है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो इन कोणों के बीच कुछ संबंध होते हैं। उन संबंधों के जो नाम होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे ये जो कोण 1 है और ये कोण 5 है, कोण 1 और कोण 5 जो है ये संगत कोण कहलाते हैं। इसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं संगत कोण। अगर इसकी इंग्लिश की बात करी जाए तो ये कहलाते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोण 1 कोण 5 संगत कोण है। कोण 2 कोण 4, कोण 2 और कोण 6, सॉरी, कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण है। ये संगत कोण है क्योंकि ये दोनों कोण जो है, जैसे कोण 1 और कोण 5 ये एक ही दिशा में बने हुए कोण है। कोण 2 और कोण 6 ये एक ही दिशा में बने हुए कोण है। कोण 3 और कोण 7 ये एक ही दिशा में बने हुए कोण है। कोण 4 और कोण 8 एक ही दिशा में बने हुए कोण है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोण ये 5 है और ये कोण 3 है, इनमें भी संबंध होगा। कोण 6 और कोण 4 में भी संबंध होगा। ये जो है तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने हुए कोण है, तो इनका नाम जो होता है वो होता है एकांतर कोण। वर्टिकली आल्टरनेट, नमस्ते, आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं इन्हें एकांतर अंता कोण कहते हैं। एकांतर अंता कोण।
तो ये एकांतर अंतःकोण, जैसे ये कोण 5 है, कोण 5 का एकांतर अंतःकोण 3 होगा, कोण 5 का एकांतर अंतःकोण 3 होगा। ऐसे ही कोण 6 का एकांतर अंतःकोण 4 होगा, कोण 6 का एकांतर अंतःकोण 4 होगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण है, ये कोण जैसे संगत कोण है, ये संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि यदि L1 समांतर है L2 के, तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो आपके लिए देखने को मिलेगा। तो जैसे कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 के होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 के होगा। इसी तरीके से अगर L1 समांतर है L2 के, यानी दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये जो ट्रांसवर्सल से ये जो कोण बनते हैं एकांतर अंतःकोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 6 बराबर होगा कोण 4 के। इसके बाद और भी पेयर है, जैसे एक दूसरे के सामने जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कोण 1 है, कोण 1 के सामने कोण 3 बन रहा है, जैसे यहाँ पे हम अलग से बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे की तरफ झुके हुए जो कोण बनते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ झुके हुए, यानी जिनकी नोकें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे इसमें ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण, अगर हम इस कोण को नाम 1 दें और इस कोण को नाम 2 दे दें, तो ये कोण 1 और कोण 2 ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा, कोण 1 का कितना होगा, कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और बताओ कोण 2 का कितना होगा, कोण 4 होगा, कोण 3 का कितना होगा, कोण 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, 5 का आ जाओ, 5 का कितना होगा, 7 होगा, और कोण 6 का कितना हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। तो हमने यहां तक कवर कर लिया है शीर्षाभिमुख कोण। अभी एक कोण और बचा है, जिसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक अंतःकोण। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आगे का पार्ट हम बताते हैं इसके बाद। अब एक संबंध और है, वो संबंध है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इसे हम कह सकते हैं या अंतःकोणों का युग्म, अंतःकोणों का युग्म। जैसे कोण 4 का 5, कोण 4 का होगा कोण 5, और कोण 3 का हो जाएगा कोण 6। अब जरा देखिएगा, यहां पर एक कंडीशन है कि दोनों लाइन चाहे पैरेलल हो, चाहे समांतर हो, चाहे असमांतर हो। ठीक है, चाहे समांतर हो चाहे असमांतर हो, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी कंडीशन होगी
दोनों कंडीशन में इनका योगफल जो है वो 180 अंश होगा, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद कुछ कोणों में और संबंध है जिन्हें मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक होता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो एक दूसरे के कोटपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर कोण ए है और कोण बी है, इनका योगफल अगर 90 डिग्री है तो ये ए और बी एक दूसरे के कोटपूरक कोण होंगे। कोण ए और कोण बी एक दूसरे के कोटपूरक कोण होंगे। अगला आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। यहां पर कितना था 90 डिग्री, अब हमें ध्यान रखना 180। तो यहां पर हमें केवल दो चीजें याद रखनी है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। कोटपूरक कोण 90 अंश, संपूरक कोण 180 अंश। ठीक है। तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर ए और बी एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम और आगे बताते हैं। इसके बाद अब हम बहुभुज की बात करते हैं। बहुभुज पॉलीगन्स ऐसी कोई आकृति जो दो से अधिक भुजाओं से घिरी होती है। दो से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये है बहुभुज में, जैसे ये वाला एक बहुभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं। जैसे ये है, इसमें 2 भुजाओं से अधिक बंद आकृति है। तो बहुभुज के लिए बंद आकृति का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम इसमें भी 2 से अधिक भुजाएं हैं लेकिन ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये खुली आकृति है। ये बहुभुज है, बंद आकृति है, ये बंद आकृति है। जैसे मान लीजिए ये कोई है, ये चतुर्भुज है, ये भी एक बहुभुज के क्लास में आता है। अब बहुभुज के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। ट्राइंगल्स, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी 3 भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं, वो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर तीनों भुजाएं? इनके नाम है ए बी, और दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी ए। 3 कोण होते हैं, एक कोण ए, एक कोण बी और एक कोण सी। ठीक है।
कोण ए। इस कोण ए के लिए हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग आज समझ लीजिए कि दूसरा तरीका लिखने का क्या है। ये कोण ए जो है ये इन दो के बीच में है, कोण बी ए और कोण ए सी के बीच में। तो ए तो हम बीच में लिखेंगे और बी और सी के बीच से घिरा हुआ है, तो इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी। इसी तरीके से अगर हम कोण बी को लिखना चाहें तो कोण बी को हम ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। इसी तरीके से आप बताओ कोण सी को क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताना है कि कोण सी को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे, जो कि इनका अगर मान निकालेंगे तो वो 60 डिग्री आएगा। तीनों कोणों का मान 60 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये प्रत्येक कोण का मान समबाहु त्रिभुज के केस में 60 डिग्री होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु को इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। तीसरी भुजा की लंबाई इन दो भुजाओं की लंबाई से अलग होगी, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी के होगा, सॉरी ए बी बराबर ए सी के होगा, और जो बी सी भुजा है ये अलग होगी। ए बी बराबर ए सी के है लेकिन बी सी अलग है, बी सी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का साइन होता है। तो यहाँ पर चूंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसे हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, इन भुजाओं में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ए बी बराबर नहीं होगी बी सी के, बराबर नहीं होगी ए सी के, तो ऐसा जो त्रिभुज है ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चूंकि इसमें कोई संबंध नहीं है, ए बी और बी सी और सी ए आपस में बराबर नहीं है, तो इनके कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद अगर कोणों के आधार पर बात की जाए तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका ये कोण 90 से कम है, ये कोण भी 90 से कम है और ये कोण भी 90 से कम है। तो ये
न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण के होंगे। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम के, हो सकता है एक 80 का हो, एक 10 का हो, एक 30 का हो तो दूसरा 60 का होगा, एक अगर 70 का होगा तो दूसरा 20 का होगा, लेकिन एक कोण फिक्स है, ये 90 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, तो ये 90 अंश का होगा और ये कोण 90 अंश से कम कम के होंगे। इसमें एक बात और बता दूं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और बाकी जो दो भुजाएं हैं, इसमें ये जो खड़ी भुजा है इसे लंब कह देते हैं और इसे आधार कह देते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी भी लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे बोलते हैं। इसमें एक फार्मूला लग जाता है हमारी आवश्यकता के अनुसार कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज जो है अक्सर होता है, ये हमने इसलिए बता दिया कि सवालों में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा और बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। जैसे इसमें कोण ए बी सी, ये वाला तो अधिक कोण है, और शेष दो कोण ये न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम के होंगे। ये वाला कोण 90 अंश से अधिक का होगा, तो इसे हम अधिक कोण बोलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। अगले पार्ट में, इसी के सेकेंड पार्ट में, मैं ये जो दो बच रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स और सर्किल्स, यानी चतुर्भुज और वृत्त, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि ये टॉपिक बड़े हैं।